नमस्कार दोस्तों, हम लोग साइंस के पार्ट को शुरू करेंगे। कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाते हैं तो उसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है। तो तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता के कारण, तारत्व और प्रबलता के कारण, और उसके बाद से कह रहा है केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि प्रवीणता के कारण क्या कहते हैं? ध्वनि गुणता के कारण इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। तो वही है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं कि वही सब लिखा है। कह रहे हैं कि ध्वनि और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाने की स्थिति में उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सन्नादी तथा अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। उसके बाद से कह रहा है आगे, कह रहा है कि ध्वनि का वेग महत्तम होता है। तो ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है? तो धातु में। जो ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है? तो वो हमें जानना है कि जो ध्वनि का वेग होता है ना, वो महत्तम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है? बताइए, ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग महत्तम धातु में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चल लेंगे, वही सब लिखा है। कह रहा है कि विभिन्न वादियों में ध्वनि की चाल होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 होती है, और वायु में 332 होता है, और भाप में 425 होता है, और एल्कोहल में 1235 होता है ये ध्वनि की चाल। उसके बाद से आगे कह रहा है एल्कोहल में 1213 होता है, और हाइड्रोजन में 1296 होता है, और पारा में 1450 होता है, और जल में 1493 होता है, समुद्री जल में 1533 होता है, लोहा में 51 से 30 होता है। ये ध्वनि में चाल होती है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि एल्युमिनियम में 56 से 40 ध्वनि में चाल होती है। उसके बाद से आगे कह रहा है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूरी एवं मापन के बारे में क्या करेंगे? दूरी एवं मापन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या दूरी और मापन इधर दिखाई दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। जो बच जाएगा उसको हम लास्ट में उसको क्लियर करा देंगे। कह रहा है कि कार्य एवं ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? जो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? कार्य एवं ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? तो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक सदिश राशि है। जो कार्य होता है ना, वो कार्य एक क्या होता है? कार्य एक सदिश राशि होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि आवाज़ की मापन का मात्रक होता है। तो आवाज़ की मापन का मात्रक क्या होता है? तो आवाज़ के मापन का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल कहलाती है। ध्वनि दाब की मापन इकाई को वेटेड साउंड प्रेशर या भारिता ध्वनि दाब कहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम 55 डेसिबल
कह रहा है कि 55 डेसिबल और व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल ध्वनि निर्धारित किया गया है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है। तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है ये हमें बताना है। तो क्या होता है बताइए। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है। जो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है, लक्स होता है। कह रहा है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले ज्योति फल को उस पृष्ठ का प्रदीप्त घनत्व कहते हैं। उस दीप्त को क्या कहते हैं, प्रदीप्त घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका स्थायी मात्रक लुमिनेस प्रति मीटर होता है। उसके बाद से इसे जबकि इसे सी मात्रक फुट है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है जबकि इसका जो CGS मात्रक फुट है, 1 फुट बराबर क्या होता है 10 की घात 1 फुट बराबर क्या होता है 10 की घात 4 लक्स होता है। उसके बाद से ये सूची को फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाएंगे। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाएंगे, वो हमें देखना है। तो कह रहा है कि उच्च वेग किससे संबंधित है। तो उच्च वेग मेघ से संबंधित है। तो ये हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। तो उच्च वेग किससे संबंधित है, उच्च वेग मेघ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि दाब क्या है, दाब किससे संबंधित है। तो दाब पास्कल से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा किससे संबंधित है, ऊर्जा जूल से संबंधित है। ये ऑप्शन ये सब होगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद से हम चलेंगे आगे। कह रहा है वही सब लिखा है। कह रहा है क्या कह रहा है कि उच्च वेग को मापन में मेप नामक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक एगस्ट्रॉन होता है। जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, तो एगस्ट्रॉन होता है। दाब को पास्कल कहा जाता है। दाब को क्या कहा जाता है, दाब को पास्कल नामक मात्रक में मापा जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा के लिए जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन नामक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है जो उसी को हमें पहचाना है। तो सदिश राशि क्या होती है, जिसमें हम संवेग क्या है, संवेग जो है ना, ये संवेग जो है ये क्या है, ये सदिश राशि है। संवेग क्या है, संवेग सदिश राशि है। उसके बाद से बाकी से क्या है, बाकी से सदिश राशि है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि वे भौतिक राशि जिनमें क्या होता है, जिनमें परिमाण होता है, वह भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र आदि सदिश राशि है। जबकि कार्य, ऊर्जा, दाब सदिश राशि के अंतर्गत आती है। बाकी से कार्य, ऊर्जा, ये सब दाब होती है ना, ये सदिश राशि के अंतर्गत आती है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन दूरी का मात्रक होता है। वन दूरी का मात्रक 1 किलोमीटर दूरी का मात्रक होता है। तो 1 किलोमीटर दूरी का मात्रक क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1000 होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे इधर देखेंगे आप।
कह रहा है कि हाइड्रोमीटर होता है ना वो अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। और जो हाइड्रोमीटर होता है ना ये क्या करता है, द्रवों का घनत्व को नापता है। जो लेक्टोमीटर होता है ना दूध की शुद्धता को मापता है। और जो पोटोनस्थोमीटर होता है ना विद्युत परिपक्व के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे यही 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 10 की घात 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, ये 10 की घात क्या होता है, 10 की घात 7 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद से कह रहा है आगे कह रहा है कि 1 नैनोमीटर 10 की घात क्या होती है, 10 की घात -7 मीटर के, और 10 की घात कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर और 10 की घात -9 मीटर के समानुपाती होता है। उसके बाद से 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे 10 की घात -9 मीटर होता है। उसके बाद से 1 मीटर बराबर क्या होता है, ये 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 की घात 9 मीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर बराबर 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 9 सेंटीमीटर मीटर होता है। उसके बाद से 10 की घात -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि एक पारसेक तारों संघीय दूरी मापने का मात्रक बराबर है। तो किसके बराबर है, वो 9.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ये बी के बराबर है। उसके बाद से कह रहा है कि पारसेक वर्ष की गति भौगोलिक दूरी मापने का पैमाना है। पारसेक का संक्षिप्त रूप 1 पारसेक बराबर 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर होता है। 1 पारसेक बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। अतः 1 पारसेक बराबर 3 गुणे 2 62 प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आगे कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि नाटिक जो क्या है, जो नाटिकल मिल होता है ना वह जहाज के चाल की मापन करता है, तो ये सही है। उसके बाद से कह रहा है कि जो नाट होता है जहाज के चाल की माप करता है। उसके बाद से नाटिकल मिल होता है नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी को क्या करता है, ये मापता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो अंगस्ट्रॉन होता है ना प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। उसके बाद से कह रहा है जो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से यही सब लिखा है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है एवं प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 16 किलोमीटर है। तो नाट जहाज की चाल एवं इकाई है। इसका नाटिकल मील समुद्री में नौ प्रवाह की दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष के तरंग दैर्ध्य के मापन के लिए अंगस्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है और एक स्टान बराबर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि
कह रहा है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, m वस्तु का द्रव्यमान और a बल के कारण वेग में उत्पन्न त्वरण होता है। तो बल को न्यूटन में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद से जो ये दिया है उसको देखेंगे। कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, लेक्टोमीटर से मापी जाती है, पोटेंशियोमीटर से मापी जाती है। तो जो हाइड्रो वही कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो सापेक्षिक आर्द्रता है ना वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद से हम आगे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि जो हाइड्रोमीटर है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद से जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव का घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर को दूध की शुद्धता मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आगे कह रहा है ये प्रकाश दिया है। प्रकाश के बारे में हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश होती है ना, ये जो प्रकाश होती है वो क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है तथा हमारी आँखों को संवेदनशील करता है। इसका तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पालिशदार और चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग आपस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल में टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया के 2 नियम होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब लंब तथा परावर्तित किरण तीनों पर ही तल में होती है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे। कह रहा है कि ये सब दिया है। कह रहा है कि ये अभिलंब है, ये इधर से आपतित किरण क्या कर रही है? इधर से आपतित किरण इधर से आ रही है और उसके बाद से इधर से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा। इसके बीच में जो बनेगा, इसके बीच में आपतन कोण है, इसके बीच में जो बनेगा परावर्तन कोण बनेगा। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे ये सब कोई मिरर है M1 और M2 ये। उसके बाद से कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर हो। जो परावर्तन कोण होता है ना वह सदैव क्या होता है? ये जो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का क्या होता है? इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरे तल पर परावर्तन होता है। यह 2 प्रकार का क्या होता है? यह 2 प्रकार के होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है क्या? इधर देख ले तब जो उसको भी देख लेंगे। इधर ये कह रहा है कि जो आपतन दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, अवतल दर्पण कहलाता है।
वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए क्या होता है, दबे हुए तल पर होता है, आप हाँ अवतल दर्पण कहलाता है। ये सब उनके अवतल दर्पण का ये भाग है, ये इनका मुख्य अंश है सी बिंदु। उसके बाद से ये जो ये लाल ऑक्साइड है, ये वाला सब है, ये परावर्तन तल है ये। उसके बाद से इधर उसके बाद से उत्तल दर्पण को देखेंगे, जो उभरे हुए भाग है ना, ये उभरे हुए भाग को, हाँ तो उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तन हो रहा है यहाँ पर, इसका मुख्य भाग है, ये उत्तल दर्पण है। उसके बाद से कह रहा है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f हो तथा वक्र त्रिज्या r हो तो। उसके बाद से कह रहा है कि f बराबर r/2 हो जाती है। कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f हो तो वक्र त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर r/2 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये थोड़ा इसको देखेंगे, ये वाला को हम लोग देखेंगे थोड़ा। कह रहा है कि दर्पण दिया क्या किया गया है, ये दर्पण द्वारा क्या किया रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद से कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है ना, यहाँ पर दर्पण दिया है, वस्तु की स्थिति दी गई है, प्रतिबिंब दिया गया है, प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार दिया गया है। कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होती है, वस्तु अनंत पर आती है। जो अवतल दर्पण में वस्तु क्या होती है, अनंत पर आती है। और वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, फोकस तल में होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार कैसा बनता है, तो ये अवतल दर्पण में इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, इसका अवतल दर्पण में क्या करेगा, अवतल दर्पण ये वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। और उसके बाद से अवतल दर्पण कह रहा है कि अवतल दर्पण कह रहा है कि अवतल दर्पण वक्र केंद्र तथा अनंत के बीच वक्रता केंद्र पर। उसके बाद से कह रहा है कि जो फोकस f और वक्रता केंद्र के बीच, तो वही सब जो दिया है, ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच क्या हो जाएगा, ये फोकस f तथा वक्र केंद्र के बीच है, ये प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता रहा है। उसके बाद से वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ये अवतल दर्पण में। इसमें भी वास्तविक उल्टा और वस्तु के जब ये वाला रहेगा ना, वक्रता केंद्र पर रहेगी अगर वस्तु, वक्रता केंद्र पर रहेगी अगर वस्तु, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहेगी, यहाँ पर वस्तु रहेगी वक्रता केंद्र पर, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। पर वास्तविक होगा क्या, ऐसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद से कह रहा है कि फोकस जो होगा ना, ये फोकस तथा वक्र केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी जाएगी, तो उसकी जो प्रतिबिंब होना वक्रता केंद्र और अनंत की क्या हो जाएगा, अनंत के बीच में होगा। उसके बाद से कह रहा है कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु के क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो ये सब हम लोग देख लेंगे कि कौन स्थिति में क्या बनेगा। उसके बाद से कह रहा है कि फोकस अगर रहेगा, मान लें कि फोकस किसी वस्तु पर रहेगा, तो अनंत उसका प्रतिबिंब अनंत होगा। जब अनंत होगा तो क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा होगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ये वस्तु से बड़ा लिखा है, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ये दर्पण के ध्रुव और ठोस के बीच, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे, तो आभासीय वस्तु में बड़ा तथा सीधा हो जाएगा। वस्तु को उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि उत्तल दर्पण क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की जो प्रत्येक स्थिति के लिए होगी,
जो वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए तो दर्पण के पीछे और दर्पण तथा फोकस के बीच होगा। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वही सब देखेंगे। इधर थोड़ा बड़ा किया जाए, दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण के वस्तु प्रतिबिंब की दूरी के संबंध माना तो दर्पण की फोकस दूरी f तथा वस्तु की दर्पण से दूरी u तथा दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी v है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा है, फिर से देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी में वो संबंध। तो माना दर्पण की फोकस दूरी f तथा वस्तु की दर्पण से दूरी u, तो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी v है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के बराबर होता है। उसके बाद से अवतल दर्पण का प्रयोग देख लेंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण को पहला कह रहा है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। तो ये कह रहा है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण किसके काम आना आता है, तो अवतल दर्पण ये दाढ़ी बनाने में काम आता है। कि किस में काम आता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ये दाढ़ी बनाने में क्या आता है, दाढ़ी बनाने में काम होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डॉक्टर प्रकाश की तरंगे छोटे अवतल दर्पणों से क्या करता है, परिवर्तित करके आँख, दांत, नाक, कान, गले आदि में क्या करता है, आदि में डालते हैं। तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, कान, नाक, गले आदि में डालते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग, तीसरे नंबर पॉइंट को देखेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है। इसका कहाँ होता है, टेबल के लैंपों के शेडों में किया जाता है। उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका प्रयोग मोटर कारों, रेलवे इंजीनियरों, स्टीमरों तथा खर्च लाइट की लैंपों में परावर्तन के रूप में किया जाता है। उसके बाद से इनके कहाँ प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग जो अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाता है, चौथा नंबर देखेंगे। इनका मोटर कारों में प्रयोग किया जाता है, रेल इंजनों में प्रयोग किया जाता है, स्टीमरों में प्रयोग किया जाता है, खर्च लाइट की लैंपों में परावर्तक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि अब उत्तल दर्पण को देखेंगे। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण को देखेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या कह रहा है उसको देखा जाए। उत्तल दर्पण क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। जो गली और बाज़ारों में होता है ना लैंप, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, गली बाज़ारों में लगे लैंपों पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास क्या होता है, सीट के पास लगा होता है। उसके बाद से आगे पढ़ेंगे। आगे को क्या कह रहा है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है परावर्तन, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में कह रहा है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से, प्रकाश किरण क्या करती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग में
विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब अब अपने मार्ग में क्या होती है, एक मार्ग से जब दूसरे मार्ग में जाती है ना, तब प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इधर से क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कांच रखा गया है। ये जब कोई कांच रखा गया है तो क्या हो रहा है, यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है और यहाँ पर क्या कर रही है, अभिलंब की ओर परावर्तित और परावर्तित हो रही है। थोड़ा लंब की ओर आ रही है, लंब की ओर झुक जा रही है। यहाँ से जब आ रही है आपतित किरण तो क्या हो रही है, यहाँ से अभिलंब से दूर हो जा रही है, परावर्तित के साथ साथ अभिलंब से यहाँ दूर हो रही है। तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कह रहा है कि यह अपवर्तित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के दो किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि लेंस द्वारा वस्तु के भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना है। लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों में क्या करना है, प्रतिबिंब का बना। उसके बाद से इधर थोड़ा बचा है, इसको देख लेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया जिसको साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात नियतांक कहलाता है। तो इसको n sin I बटा sin R से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। कह रहा है कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आपतन कोण थोड़ा सा और अधिक कर दे तो प्रकाश किरणें अपवर्तित न हो कर संपूर्ण किरणें परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। जल में प्रखनली का क्या होता है, जल में प्रखनली का चमकीला दिखाना, ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये क्यों होता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद से जो हीरा का चमकना, ये भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होगा। रेगिस्तान में अगर मरीचिका दिखाई दे रही तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो कोष्ठीय पृष्ठों में अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। उसके बाद से लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का, लेंस दो प्रकार का होता है। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद से ये मुख्य अक्ष होता है, ये उत्तल लेंस है। दोनों तरफ क्या है, उठा हुआ है, तो उत्तल लेंस है। उसके बाद से अवतल लेंस के बारे में देखेंगे। अवतल लेंस क्या होते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में पतले पथ तथा किनारे पर मोटे होते हैं
और अवतल लेंस कहलाते हैं। ये उनका अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। ये उसके बाद से ये ऐसा रहेगा तो ये अवतल लेंस होगा। उसके बाद से ये देख लेंगे हम, कह रहा है कि लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनने के जानेंगे। कह रहा है मान लीजिए कि उत्तल लेंस है तो वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में। उसके बाद से जो प्रतिबिंब की आकृति और आकार कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच और उसके बाद से वस्तु 2f पर। कह रहा है कि लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच है। तो कह रहा है कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद से कह रहा है कि लेंस के दूसरी ओर 2x पर, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे